गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य के उच्च न्यायालय। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स, ताकि हमारे चैनल की जब भी मैं अपलोड करूं कोई भी वीडियो तो आपको हमारे चैनल के सबसे पहले वीडियो मिले। और इसी के साथ हम अपना क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राज्यों के उच्च न्यायालय। अभी तक हम लोगों ने संविधान में पीछे वाले भाग में राज्यपाल की विधि शक्ति पढ़ चुके हैं। तो आगे हम लोग संविधान के जो अनुच्छेद हैं तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं राज्यों के उच्च न्यायालय, हम उस पर विचार करने वाले हैं। तो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उस पर हम लोग विचार करने वाले हैं। उच्च न्यायालय में उससे पहले हम लोगों ने ये सभी वित्तीय उपबंध, लेखानुदान, प्रत्यानुदान, इन सब पर वर्णन कर लिया है, विचार कर लिया है। तो आगे हम लोग देखते हैं अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उसमें जो अनुच्छेद 214 है उसमें वर्णन किया गया कि राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मतलब अब सभी राज्यों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। उच्च न्यायालय जो होगा वह अभिलेख न्यायालय होना। मतलब अभिलेख न्यायालय मतलब जानते हैं आप लोग ना, अभिलेख का मतलब होता है कि रिटेन, मतलब कोई भी सामग्री रखी जाएगी वह आपकी रिटेन जजमेंट होगी, उसे हम अभिलेख न्यायालय कहते हैं। तो अभिलेख न्यायालय का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद 215 में। अनुच्छेद 216 की बात करें तो उच्च न्यायालयों का गठन करने के लिए संबंधित प्रावधान है। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद की शर्तें हैं। मतलब उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगी और उनके पद की कौन कौन सी शर्तें हैं, कौन कौन सी अवधारणाएँ हैं, इसके बारे में अनुच्छेद 217 में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। मतलब कुछ ऐसे उपबंध होते हैं, कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो उच्च न्यायालय को लागू होता है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ ऐसे कानून हैं जो उच्च न्यायालय पर लागू होते हैं। अनुच्छेद 219 की बात करें, 219 में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित वर्णन है। अनुच्छेद 220 की बात करें तो स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन है। मतलब यदि आप न्यायाधीश हैं तो आप कोई भी विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, मतलब विधि पर कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों की वेतन आदि से संबंधित बातें बताई गई हैं कि न्यायाधीश के कितने वेतन होंगे, किस तरीके से वह वेतन भत्ते को अंतरण करेंगे। आगे देखते हैं अनुच्छेद 222 में बताया गया है कि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण, मतलब किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण के रूप में भेजा जा सकता है। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, मतलब जो मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, जो मेन जज होता है, जिसे हम प्रमुख न्यायाधीश कहते हैं या मुख्य न्यायाधीश कहते हैं, उसकी नियुक्ति किस तरीके से होगी इसके बारे में 223 में बताया गया है। अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, इसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 224 की बात करें तो उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। जैसे कभी कभी ऐसी बातें आ जाती हैं जिसमें मतलब जो हमारे न्यू जजेज हैं वह कोई भी सुनवाई नहीं कर पाते सही तरीके सही मायने में, तो वहाँ पर जो हमारे सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं तो उनकी नियुक्ति की जाती है। विद्यमान उच्च न्यायालय की आधिकारिकता, मतलब न्यायालय की जो उच्च न्यायालय है उसकी आधिकारिकता कहाँ तक है इसके बारे में वर्णन किया गया है। और 226 में कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। जैसे हमने रिट आपको 5 प्रकार बताई थी ना, जिसमें था आपका अधिकार परीक्षा, बंदे प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, इन सब चीज़ों के बारे में जो 5 रिट है आपकी, इस तरीके से उच्च न्यायालय जो है वह रिट निकाल सकता है। 227 की बात करें तो सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति, मतलब सभी न्यायालयों के अधीन जो है उच्च न्यायालय की जो शक्ति है उसके बारे में वर्णन किया गया है। कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण, मतलब कुछ मामलों तक रियायत प्रदान की गई है उच्च न्यायालय को। अगला है 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय, मतलब किस तरीके से उनका सेवा होगा, किस तरीके से उनकी व्यय होगी, खर्च होगा, इसके बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 230 की बात करें तो उच्च न्यायालय को अधिकारिकता का संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार, मतलब उच्च न्यायालय का विस्तार कहाँ तक होगा। कभी कभी उच्च न्यायालय हमें संघ क्षेत्रों पर भी विस्तृत दिखाई देता है। जैसे कि नई दिल्ली आप देख रहे हो ना, तो वो क्या है, संघ क्षेत्र है ना। चंडीगढ़ हो गया, चंडीगढ़ संघ क्षेत्र है ना। तो इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के हमारे संघ क्षेत्र हैं जिस पर उच्च न्यायालय की अधिकारिकता होती है। अनुच्छेद 231 की बात करें तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। यह हमने आपको उच्च न्यायालय के पाठ में पढ़ाया है कि
ऐसे 3 राज्य थे जो 2013 में बनाए गए थे। अगले देखिए, अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट। जिला न्यायालय की नियुक्ति, मतलब जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जैसे आप कहते हैं, उसकी नियुक्ति होगी जिला न्यायाधीशों की। अगला है 233 का, कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णय आदि का विधि मान्यकरण। अगला है 234, न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के विभिन्न व्यक्तियों की भर्ती। जैसे आप लोग देखते हो ना कि जो न्यायिक सेवा है उसमें जिला न्यायाधीशों की विभिन्न प्रकार की भर्तियाँ होती हैं ना, जिसे हम PCSJ कहते हैं। आप लोग देखते हो ना PCSJ, इसमें क्या होता है, इसमें जज की डायरेक्ट भर्ती होती है, एग्ज़ाम कराया जाता है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है राज्य सरकार के द्वारा उच्च हाई कोर्ट के शर्त पर, हाई कोर्ट के विचार विमर्श पर PCSJ का एग्ज़ाम कराया जाता है, जिसमें जिला न्यायाधीशों की भर्तियां कराई जाती हैं। आगे है देखिए, आगे है 235, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है, उस तहसील जिसे कहते हैं, उस पर जो होता है उस पर नियंत्रण करने का काम जिला न्यायालय करता है। निर्वाचन की कौन कौन सी पद्धतियाँ, इसके बारे में 236 में बताया गया है। कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेट पर इस अध्याय के उपबंध कर लागू होना, मतलब कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जो मजिस्ट्रेट को उसी अध्याय पर लागू किया करना पड़ता है, तो यह उससे संबंधित है। अब भाग 7 की बात करते हैं, पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य। यह जो था आपका भाग 7, यह यहाँ से देखिए निरस्त करके पहली अनुसूची में जोड़ दिया गया, पहली अनुसूची के भाग क, ठीक है, जो राज्य से संबंधित था। आगे देखिए, भाग 8 की बात करते हैं, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। ये संघ क्या है, राज्य क्षेत्र क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो भाग 8 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। 239 की बात करें तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र 239 की बात करें तो 239 में संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। 239 का की बात करें तो कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान मंडल या मंत्रिपरिषद का दोनों का सृजन करता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। आप लोग देखते हो ना कि 239 क जो है, जिसमें दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है ना, तो यह कहाँ है, 239 क के क। और 239 क के ख में बात करें तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, जिसमें राष्ट्रपति शासन वगैरह लगाई जाती है, ये सारी चीज़ें। 239 ख की बात करें तो विधानमंडल के विश्रांति काल के अध्यादेश प्रख्यापित करने के प्रशासक की शक्ति, जिसमें DM आदेश करता है ना, जिसमें धारा 144 लगाई जाती है। 240 की बात करें तो कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति, मतलब कुछ ऐसे राज्य क्षेत्र होते हैं जहाँ पर नियम बनाने का कानून राष्ट्रपति की शक्ति हो जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन जिसमें लगाई जाती है, जो राष्ट्रपति के हाथों में चली जाती है डायरेक्ट। 241 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, मतलब संघ राज्य क्षेत्र के लिए भी एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जो कोडागू था हमारा, कोडागू को अब निरस्त कर दिया गया। कोडागू हमारा एक अलग से शब्द हुआ करता था। अगला है भाग 9 में, भाग 9 की बात करें तो पंचायत से संबंधित है। इसमें पंचायत की परिभाषा है, ग्राम सभा के बारे में वर्णन किया गया है, पंचायत का गठन कैसे करना है, पंचायत की संरचना क्या क्या होती है, यह सब 243 में ही वर्णन है। तो पंचायत आपको 243 में ही देखने को मिलेगा, जिसमें पंचायत की परिभाषा, ग्राम सभा के बारे में, पंचायत का गठन कैसे करना है, पंचायत की संरचना क्या है, यह सब 243 में ही वर्णित है। आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग स्थानीय आरक्षण। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, स्थानीय आरक्षण क्या होता है। स्थानीय आरक्षण जो 243 ख में दिया है, स्थानीय का आरक्षण मतलब स्थानों का आरक्षण किस तरीके से किया जाएगा। 243 ख अंग की बात करें तो पंचायतों की अवधि कितनी होगी, जैसा कि आपको पता होगी 5 साल तक ग्राम पंचायत की अवधि होती है। 243 छ की बात करें सदस्य के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इसके बारे में वर्णन किया गया है। 243 छ की बात करें तो पंचायत की क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, क्या क्या उनके कार्य होते हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। 243 ज की बात करें तो इसमें पंचायत द्वारा कर आरोपित करने की शक्ति तथा उनकी निधियाँ, जो मतलब किस तरीके से वह अपने गांव का विकास करेंगे, इसकी निधियों के बारे में सुनिश्चित करने के बारे में 243 ज में है। 243 ज की बात करें तो वित्तीय स्थिति
के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन करने से संबंधित है। 243 यह की बात करें तो पंचायतों के लिए लेखाओं की संपरीक्षा संबंधित है। 243 की बात करें तो पंचायतों के लिए निर्वाचन किस तरीके से होगा इससे संबंधित है। संघ क्षेत्र को लागू होना यह 243 में है। 243 की बात करें तो इस भाग का कतिपय क्षेत्र को लागू न होने से संबंधित यह प्रावधान किया गया है। 243 की बात करें 243 में आपका विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहने संबंधित है। निर्वाचन संबंधित मामलों और न्यायालयों से हस्तक्षेप का वर्जन जो है वह 243 में। तो ये हमारी थी पंचायतें। अब बात करते हैं नगर पालिकाएँ। नगर पालिका जो है वह भाग 9 के क में वर्णित है, जिसमें उसकी परिभाषा है। नगर पालिका का गठन है, नगर पालिका की संरचना है और नगर पालिका का गठन, नगर पालिका का संरचना, वार्ड समिति आदि के बारे में वर्णन किया गया है। और स्थानों का आरक्षण, जिस तरीके से नगर पालिका की अवधि कितने साल की होगी, क्या क्या सदस्यता के लिए निर्धारताएँ होनी चाहिए, अगर नगर पालिकाओं की शक्ति और प्राधिकरण उत्तरदायित्व से संबंधित है। यह नगर पालिका आपका 243 से संबंधित है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो पंचायती राज है वह 243 क से लेकर के ट ठ ड ढ अड़ तक है। जहाँ तक शुरू होगा वहाँ समझ जाइएगा कि हमारा नगर पालिका प्रारंभ हो गया है। अब जरा आगे देखिए, नगर पालिका की शक्ति और उसके उत्तरदायित्व संबंधित 243 ब है। 243 भ की बात करें तो नगर पालिका द्वारा कर आरोपित करने शक्ति, उनकी निधियाँ इत्यादि संबंधित हैं। वित्तीय आयोग की बात करें 243 में है। 243 में नगर पालिकाओं की लेखाओं का संपरीक्षा से संबंधित है। 243 का बात करें तो नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लागू होना 243 ख। 243 ग की बात करें तो कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, मतलब कौन क्षेत्र पर नगर पालिका क्षेत्र लागू नहीं होगा, इसके बारे में वर्णन है। जिला योजना के लिए समिति जो है वह 243 घ में है। 243 घ में महानगर योजना संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं, जिला योजना के लिए समिति जो है वो 243 घ में है। 243 घ में महानगर समिति है और 243 छ में विद्यमान विधियों और नगर पालिकाओं का बना रहना है। और 243 छ में निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन है। आगे बात करते हैं सहकारी सोसाइटी। आप लोग अपने आसपास सोसाइटी वगैरह देखते हो ना, सोसाइटी जो सरकारी सोसाइटियाँ होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, तो यह 243 के आगे है। सहकारी सोसाइटियाँ 243 में परिभाषा है इसकी। 243 झ में इसकी सहकारी सोसाइटी का निगमन है। और 243 में बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या पदावधि है। बोर्ड से निर्वाचन किस तरीके से होगा, बोर्ड के अधिक्रमण अंतर्गत प्रबंध निलंबन किस तरीके से होगा, सहकारी सोसाइटी लेखा संपरीक्षा किस तरीके से होगी, यह ड में है। और यह ढ की बात करें तो साधारण निकाय की बैठक संयोजन करना है। यह अड़ में है, सूचना प्राप्त करने का यह सदस्यता ग्रहण आप सबको लग रहा होगा कि यह सिर्फ एक वाचन है, क्योंकि इसमें जो धाराएं हैं ना वो सब संबंधित है, इसलिए उसका नाम बदलता चला जा रहा है, सिर्फ नंबर बदलता चला जा रहा है, बाकी सिमिलर है 243। और आप बात करें 243 यह था कि तो इसमें अपराध और शस्तियों से संबंधित है। 243 हो गया। 244 की बात करते हैं। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से प्रशासन किस तरीके से होगा, यह तो 244 में है। 244 की बात करें तो असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनना, मतलब असम जो था वह एक स्वशासी राज्य बनने का विस्तारित किया, उसके लिए स्थानीय विधानमंडल का, मंत्रिपरिषद का, दोनों का सृजन हुआ। आगे बात करते हैं ये भाग 11, जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंध संबंधित है। अध्याय 1 विधायी संबंधी। विधायी शक्तियों का विवरण जो है वह अध्याय 1 में वर्णित है, भाग 11 के। संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, यह 245 में है। 246 में आपका जो है वह 246 में संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विषय वस्तु है। मतलब इसमें क्या कहा गया कि विधियों का जो विस्तार है वो 245 में है, विधियों की जो विषय वस्तु है 246 में है,
जो संसद की शक्ति है न्यायालयों की स्थापना उपबंध करने की, यह 247 में है, और अवशिष्ट विधायी शक्ति जो है वह 248 में है। 249 की बात करें तो 249 में राज्य सूची के विषय में संबंधित में राष्ट्रीय हित की विधि बनाने की संसद की शक्ति है। 250 की बात करें तो 250 अनुच्छेद में यदि आपातकाल की घोषणा परिवर्तन में हो तो राज्य सूची में विषय में संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है। मतलब जैसे आपातकाल घोषणा हो रहा है और सूची में विषय बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद। और आगे हम लोग देखते हैं संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत से संबंधित है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के विधि बनाने की संसद शक्ति और ऐसे विधि बनाने का कोई अन्य राज्यों द्वारा अंगीकृत किया जाना है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारों को प्रभावित करने वाले विधान, ये इम्पोर्टेंट है। 253 सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बिना अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया केवल विषय मानना। 245 255 प्रशासनिक संबंध, ये जरा इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। राज्यों की और संघ की बाध्यता, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। 258 की बात करें 258 में कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने की आदि की संघ की शक्ति, मतलब कुछ ऐसे दशा आ जाती हैं जिसमें राज्यों को शक्ति प्रदान करने की जो शक्ति होती है वो संघ की शक्ति होती है। मतलब संघ अपनी शक्ति को सौंप देता है, जिसे हम संघ को कृत सौंपने की राज्य की शक्ति कहते हैं। अगला है भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता। सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियाँ जो है वह अनुच्छेद 261 में है। जल संबंधी जो विवाद है वह अनुच्छेद 262 के अंतर्गत देखा जाता है, और राज्य के बीच समन्वय जो है वह 263 स्थापित करता है। अब बात करते हैं भाग 12 की। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति, संविदाय और वाद से संबंधित है। तो भाग 12 वित्तीय संपत्ति, संविदाय और वाद, इसमें पहला अध्याय है जो वित्त से संबंधित है। निर्वाचन, जैसे कोई भी वित्त जारी करता है तो उससे पहले क्या होती है? निर्वाचन होती है उसकी। फिर उसके बाद विधि के प्राधिकरण के आरोप न किया जाना, भारत और राज्य की संचित निधि और लोक लिखें, आकस्मिकता निधि। आप लोग जानते हो ना कि जो निधि होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है, जिसमें कई प्रकार से अलग अलग संचित निधि होती है या आकस्मिकता निधि होती है। बजट जो होता है उसके बाद जो ली जाता है, तो ये सब आपका 266 में संचित निधि से वर्णन है, या जिसे हम लोक लेखी निधि कहते हैं, या 267 जिसमें आकस्मिकता निधि संबंधित है। आगे देखिए संघ और राज्यों के बीच राजस्व का विवरण। जो राजस्व होते हैं, जो कर होते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है। 268 की बात करें तो संघ द्वारा उद्गृहित किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किए जाने वाले शुल्क से संबंधित 268 है। और आगे है 268 के बारे में बात करें तो 268 का कहता है कि उद्गृहित किए जाने वाले संघ एवं राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाने वाला सेवा कर कहलाता है। संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर, मतलब कुछ ऐसे कर होते हैं जो संघ द्वारा लिया जाता है लेकिन राज्यों को सौंप दिया जाता है। उद्गृहित कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण, मतलब ऐसे बहुत से कर होते हैं जो संघ और राज्यों के बीच बंटवारे होते हैं, उनको हम उद्गृहित कर कहते हैं। 271 शुल्क, कुछ शुल्क और करों पर संघ और प्रयोजनों के लिए अधिभार। अगला देखिए अनुच्छेद 273, जिसमें जूट उत्पादों पर निर्यातक कर संबंधित अनुदान, मतलब जो छूट दिया गया है उससे संबंधित है 273। 274 की बात करें तो ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयक के लिए राष्ट्रपति पूर्व सिफारिश की अपेक्षा करता है, यह 274 में है। 275 में कुछ राज्यों के संघ के अनुदान हैं, मतलब कुछ राज्य जो होते हैं उन्हें अलग से बजट दिया जाता है। 276 में वृत्तियों, व्यापारियों, आजीविकाओं के लिए नियोजक पर जो कर लगाए जाते हैं वो 276 के अंतर्गत लगाया जाता है। और शुद्ध आगाम जो है उसके वर्णन किया गया है। 279 में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। 280 में 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें जो हैं उनका वर्णन है। अगला है 282 प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध। संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व के लिए किए जाने वाले व्यय से संबंधित 282 है। संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखाओं से जमा अभिरक्षा करना आदि 283 से संबंधित है। जैसे हमने आपको बताया ना, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा जमा करने वाली जो धनराशि है वो 283 में है। लोक सेवकों एवं न्यायालयों द्वारा प्रदत्त
वादकर्ताओं को जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा करना, यह 284 में है। 285 की बात करें तो संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट दिया जाता है, यह 285 में है। 286 में माल के क्रय या विक्रय पर रोक पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन है 286 में। 287 में विद्युत पर कर से छूट है, जैसे हम कहते हैं ना कि बिजली टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया, तो वह 287 में दिया जाता है। जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान कुछ दशाओं में छूट, मतलब कुछ ऐसे दशाएँ होती हैं जिसमें आपको छूट दिया जाता है, तो 288 में मतलब जो भी आपको छूट मिलता है, कर से छूट मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो वह आपका 287, 88 और 289 है। राज्य की संपत्ति और आय के संघ में कराधान में छूट। अगला देखिए, कुछ व्यय और पेंशनों से संबंधित समायोजन जो है, जो आपको पेंशन दिया जाता है वो 290 के अंतर्गत दिया जाता है। 290 का की बात करें तो कुछ देशों निधियों की वार्षिक संदाय संबंधित है। आगे बात करते हैं हम लोग अध्याय 2 उधार लेना। जिससे बहुत से लोग होते हैं ना, कई प्रकार से उधार लेते हैं। राज्य सरकार उधार देता है, भारत सरकार उधार देता है, तो वह उधार लेना कहलाता है, जिससे हम अपने व्यापार को प्रारंभ करते हैं। तो राज्य सरकार, भारत सरकार द्वारा उधार लेना 292, राज्य सरकार द्वारा उधार लेना 293। तो जो कुछ भी उधार के अध्याय 2 में बात की गई है तो वह 292 और 93 संबंधित है। अगला देखिए, अध्याय 3 की बात करें तो संपत्ति, संविदा, अधिकार, उत्तरदायित्व और बाध्यताएँ और वाद से संबंधित है। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि 294 में क्या कहा गया कि कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार जो है वह 294 में है। अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार यह 295 है। मतलब जो आपका सेल्फ होगा वह 294, आपका अदर होगा वह 295। 296 की बात करें, राजगामी एवं व्यापगत स्वामित्वहीन होने के प्रभुत्व संपत्ति से संबंधित है। राज्य क्षेत्र, सागर खंडन, महाद्वीपों, महातटीय भूमि में निम्न भूमि में स्थित मूल्यवान चीज़ें जो अन्य आर्थिक क्षेत्र से संबंधित स्रोत का संघ है वो संघ में निहित होगा। मतलब जैसे आपकी राज्य क्षेत्र जो सागर खंड है, महाद्वीप में जो मिलता है मूल्यवान जो भी चीज़ें मिलती हैं आर्थिक क्षेत्र से, संपत्ति स्रोत से, वह सब किसमें होगा? संघ का होगा। व्यापार करने आदि की जो शक्ति है वह 298 में दिया जाता है। संविदाएँ जो है वो 299 है। 300 की बात करें तो वाद और कार्यवाही से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार 300 का जो आपका 19 में दिया था वह काट करके 300 का बना दिया गया, जिसमें कहा गया कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति वंचित न किया जाना। अगला है भाग 13, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। तो इससे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनता, फिर भी हम लोग एक लाइन देखते चलेंगे। 300 की बात करें तो व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधित है। 302 की बात करें तो व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध, आरोप और संसद की शक्तियों से संबंधित है। और 303 की बात करें तो व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्य की विधायी शक्ति पर निर्बंधन से संबंधित है। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम का निर्बंधन करता है 304। 305 की बात करें तो विद्यमान विधियों और राज्यों के एकाधिकार को बंद करने वाली विधियों की विवृत्ति करता है 305। वही 307 की बात करें तो अनुच्छेद 301 से 304 तक के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकार की नियुक्ति करता है एक, जो कहलाता है 307। अब बात करते हैं 308 की, जिसमें निर्वाचन होता है संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाओं की। भाग 14 पहला अध्याय सेवाएं। तो संघ या राज्य क्षेत्र की सेवाओं के व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें जो होती है वह अनुच्छेद 309 में है। जो भी वैकेंसी जाती हैं वो 309 के अंतर्गत आती है। 310 की बात करें तो संघ या राज्य सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि जो होती है वह यही निर्धारित करती है 310। जैसे आप कोई कांस्टेबल बने तो आप कितने साल तक रहेंगे, इसके बारे में 310 में वर्णन है। और जो भी वैकेंसी जाती है वह 309 के अंतर्गत आती है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझिएगा। कोई भी वैकेंसी जाती है तो 309 के अंतर्गत, और कोई भी वैकेंसीज आने के बाद कब तक आप पदावधि तक रहेंगे यह 310 में वर्णित है। 311 की बात करें तो संघ या राज्य क्षेत्र की अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति के अनवरत किया जाना यह 311 में, मतलब कब किस व्यक्ति को हटाया जाएगा इसके बारे में 311 में वर्णन है। 312 की बात करें तो अखिल भारतीय सेवा का संगठन के बारे में वर्णन है। कुछ सेवाओं में पदाधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद की शक्ति है। संक्रमणकालीन उपबंध है वो 313 में है। आगे बात करते हैं लोक सेवा आयोग, जिसे हम लोग यूनियन पब्लिक कमीशन कहते हैं।
संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन करने की बात की गई है 315 में। 316 में संयुक्त की सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के बारे में वर्णन किया गया 316 में। 317 में लोक सेवा आयोग और किसी सदस्य को हटाने जाना और निलंबित किए जाने से संबंधित 317 में है। 318 में बात करें तो आयोग के संबंध में कर्मचारी वृंद की सेवा की शर्तें और उसकी विनिमय बनाने की शक्ति संबंधित है। 319 की बात करें तो आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंधित निषेध है 319 में। 320 की बात करें तो लोक सेवा आयोग की कृत्य से संबंधित है। 321 में लोक सेवा आयोग की कृतियों की विस्तार और उसकी शक्ति से संबंधित है। लोक सेवा आयोग की जो शक्ति है और उसके जो विस्तार है उसके बारे में वर्णन 321 में किया गया है। वहीं 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय हैं जो खर्च करेगा। 323 में लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन हैं। भाग 14 की बात करें तो अधिकरण से संबंधित है, जिसमें 323 में प्रशासनिक अधिकरण है और 323 ख में अन्य विषयों के लिए प्राधिकरण है। भाग 15 की बात करें तो निर्वाचन संबंधित है। निर्वाचन आप लोग जानते हैं, चुनाव। निर्वाचन के अधिकरण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना, मतलब एक निर्वाचन आयोग होगा जो 324 में वर्णित है। 325 की बात करें तो धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपत्र न होना और उसका द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली के सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाए। मतलब निर्वाचन की जो पद्धतियाँ हैं वो 325 से संबंधित हैं, मतलब कौन व्यक्ति निर्वाचन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। 326 की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना, मतलब वयस्क मताधिकार आप लोग जानते हो ना कि 18 वर्ष कम से कम आपका होना चाहिए। यदि आप 18 वर्ष के ऊपर हो तभी आप वह क्या कर सकते हो, निर्वाचन दे सकते हो, वोट दे सकते हो, मत देने का अधिकार आपके पास हो सकता है। 327 की बात करें तो विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति जो है वो 327 में। 328 की बात करें तो किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उच्च विधानमंडल की शक्ति। 329 की बात करें तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन किया गया है। भाग 16 की बात करते हैं। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिए गए हैं, जैसे कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति स्थानों का आरक्षण किया जाएगा, यह 330 में कहा गया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के लिए जो स्थान आरक्षण किए जाएंगे वो 330 में है, वो कहाँ भी, लोकसभा में। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करेगा, जिसमें 1 या 2 लोग होंगे। राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण होगा 332 में। तो विधानसभा में भी होगा और लोकसभा में भी होगा। और विधानसभा में भी आपका 332 में आंग्ल भारतीय होगा और लोकसभा में भी 331 में आंग्ल भारतीय होगा। स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधियों का स्तर वर्ष के पश्चात न बढ़ाना। सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के दावे, मतलब इन दोनों का अलग अलग अपना दावा कर सकते हैं, चाहे जहाँ पर भी, सेवाओं के लिए और पदों के लिए भी। जिससे आप लोग देखो ना, कई ढेर सारी वैकेंसी जाती हैं, ज़रा इसको डीपली समझ लो। जैसे ढेर सारी वैकेंसी जाती है, SC और ST के लिए अलग अलग रूप से अलग अलग पैसे लगते हैं, तो इसके लिए SC और ST के लिए अलग पैसे जो लगते हैं वही हमारा कहलाता है कि उनके दावे की अनुसूचित जाति से पद सेवाओं के लिए अलग दावे होना। 336 में कुछ सेवाओं में आंग्ल भारतीय के लिए विशेष उपबंध है। 337 में आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षणिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से आयोग से संबंधित है। 338 में आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति का बारे में वर्णन किया गया है। 338 का में अनुसूचित जनजाति का वर्णन किया गया है। 339 में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है। 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं में अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति है, मतलब पिछड़े वर्ग को किस तरीके से आगे ले जाया जाए इसके बारे में वर्णन किया गया है 340 में। 341 में फिर वही आ गया अनुसूचित जातियाँ और 342 में अनुसूचित जनजातियाँ। अब बात करते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है, भाग 17 राजभाषा, संघ की भाषा। तो 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का वर्णन किया गया है कि मतलब हर एक भाषा के लिए, मतलब हिंदी भाषा के लिए कोई ना कोई एक समिति का निर्धारण किया जाएगा जो उस भाषा का विस्तार करेगा। अगला है अध्याय 2 में प्रादेशिक भाषाएं, प्रदेश की भाषा। तो प्रादेशिक भाषा में आप लोगों को पता है कि राज्य की राजभाषा ही प्रदेश की राजभाषा कहलाती है। एक राज्य दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य के संघ के बीच पात्र आदि की राजभाषा प्रादेशिक भाषा होती है।
और अनुच्छेद 347 में बताया गया कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं जो होती है उस पर विशेष उपबंध दिया गया है। अध्याय 3 की बात करें तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषाओं से संबंधित है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो आपके उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आदि की क्या भाषाएं होंगी। 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा को विशेष भाषा माना जाता है। अनुच्छेद 339 में बताया गया कि भाषा से संबंधित कुछ विधियाँ अधिनियम बनाने के लिए प्रक्रिया संबंधित है। विशेष निर्देश अध्ययन निर्देश। विशेष निर्देश क्या है कि व्यथा के निवारण के लिए अध्यादेश में प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा की सुविधाएं होती हैं और भाषाई अल्पसंख्यक के विशेष अधिकार होते हैं। हिंदी भाषा के लिए विकास के लिए निर्देश। तो हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किसमें है? 351 में। अब यहाँ जरा समझिएगा 351 में 351 में यही पूछा जाता है कई बार कि हिंदी भाषा के लिए विकास के निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 351। अब बात करते हैं आपात उपबंध, जो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपात जिसे कहते हैं, भाग 18 से संबंधित है। 352 में आपात की उद्घोषणा कब करेगा, इसके बारे में वर्णन है। 353 में आपात की उद्घोषणा का प्रभाव क्या होगा, इसके बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 354 में जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब राजस्व के वितरण संबंधी आपात उपबंधों का लागू होना, इसके बारे में वर्णन है। 355 बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की सुरक्षा करने का संघ का कर्तव्य होगा। मतलब यदि कोई बाहरी आक्रमण कर रहा है या आंतरिक अशांति है, जैसे कहीं क्रांति हो रही है या कोई कुछ हो रहा है, तो इसके लिए किसका जिम्मेदार होगा? संघ जिम्मेदार होगा इसको शांत करने के लिए। 356 राज्यों के संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाने पर दशामें उपबंध। मतलब जो राज्य में लोकतंत्र विफल हो जाता है, वहाँ का शासन विफल हो जाता है, तो वहाँ पर आपात लगाया जाता है। 356 के अधीन की गई उद्घोषणा का विधायी शक्तियों का प्रयोग, मतलब अपनी शक्तियाँ लगा करके क्या करता है, वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। 358 की बात करें तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 29 के उपबंधों का निलंबन। मतलब अनुच्छेद 29 जितने हैं उसके सभी उल्लंघन हो जाते हैं, मतलब सभी बंद हो जाते हैं, सिर्फ शिक्षा का अधिकार छोड़कर। और बाकी जितने भी हैं सब नष्ट हो जाते हैं। जैसे बाहर निकल करके बात करना, भीड़ इकट्ठा करना या आप कुछ भी बोलना, तो ये सभी बंद हो जाता है, सिर्फ शिक्षा का अधिकार को और चिकित्सा का अधिकार को छोड़ करके। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 3 द्वारा प्रदत्त प्रतिबंध निर्मूल किया जाना। आगे बात करते हैं 360 में वित्तीय आपात संबंधित है। जैसे आप लोग देखते हो ना, कई जगह बजट कम बढ़ जाता है तो वहाँ क्या होता है, वित्तीय आपात लगाई जाती है। भाग 19 प्रकीर्णन जो संबंधित है वह राष्ट्रपति और राज्यपालों के प्रमुख संसद संबंधित है। 361 की बात करें संसद और राज्यों के बीच विधानमंडल कार्यवाही प्रकाशन का संरक्षण संबंधित है। और भाग 361 की बात करें तो लाभप्रद राजनीतिक पदमुक्त के लिए निरताएँ संबंधित है। कुछ संधियों, कारों आदि से उत्पन्न विवादों से न्यायालय में हस्तक्षेप का वर्जन। मतलब कुछ ऐसी बात होती जाती है, कभी कभी न्यायालयों को हस्तक्षेप करना वर्जित है, वर्जन कर देता है, वर्जित नहीं करता। देशी राज्यों के शासकों को दी जाने वाली मान्यता समाप्ति, निजी थैलियों का अंत, महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। मतलब जो हमारे थल सेना है और जल सेना है, इसके बारे में विशेष उपबंध है। आगे बात करते हैं संविधान का संशोधन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है संविधान का संशोधन। आप लोग देखते हो ना, जो भी अमेंडमेंट होता है, मतलब संविधान में ऐसा कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है। वह भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में, जिसमें संविधान का संशोधन करने की शक्ति जो है वह कहाँ होती है, संसद के पास होती है। मतलब संविधान में परिवर्तन कौन कर सकता है, संशोधन कौन कर सकता है, संशोधन सिर्फ संसद ही कर सकता है। भाग 21 की बात करें तो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधित है, जिसमें 369 में राज्य सूची के कुछ विशेष संबंध में विधि बनाने की संसद की जो शक्तियाँ हैं इसके बारे में वर्णन किया गया है। 370 जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध थे वह स्थायी उपबंध हो गए हैं। 371 की बात करें महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के संबंध में विशेष जो उपबंध थे वह भी हटा दिए गए। 371 की बात करें तो नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध जो हैं, और 371 में बात करें तो असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध है। आप सबको जरा एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जो भी ये राज्य के विशेष उपबंध हैं, जो भी ये अस्थायी राज्य के विशेष उपबंध हैं यहाँ से अंत तक, इसमें जो देश बाद में जोड़ा गया भारत में ना, उसके लिए विशेष उपबंध बनाया गया और इसी के लिए अलग अलग
अलग अलग राज्य जब जोड़े जाने लगे तो उसके लिए अलग अलग नियम कानून बनाते चले गए। सभी लोग अपना अलग अलग कानून चलाते हैं, लेकिन फिर भी सभी भारत के अंग कहे जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 370 में जम्मू कश्मीर के है भारत का हिस्सा, लेकिन फिर भी अस्थायी उपबंध था, लेकिन इसे स्थायी उपबंध बना दिया गया। और 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के संबंध में विशेष उपबंध बना दिया गया। 371 क में नागालैंड को लिए विशेष उपबंध बनाया गया। 371 ख में असम के लिए, 371 ग में मणिपुर के लिए, 371 घ में आंध्र प्रदेश के लिए, 371 अंग में आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 371 च में सिक्किम राज्य के लिए, 371 छ में मिजोरम के लिए और 371 ज में अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध बनाया गया था। और आगे बात करते हैं 371 जो आपका झ है उसमें गोवा के लिए, 371 में कर्नाटक के लिए, 372 में प्रवृत्त बने रहना और उसके अनुकूलन करने संबंधित है। 372 क में विधियों का अनुकूलन करने राष्ट्रपति की शक्ति जो है वह 372 क में है। 373 में निवारक निरोधक और रखे जाने वाले व्यक्तियों संबंध में दशाओं का आदेश और इससे संबंधित राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। आगे बात करते हैं 374 में फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय के में या सपरिषद हिज मेजेस्टी के संबंध लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध जो है वो 374 में। 375 में संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालय प्राधिकारों और अधिकारियों का कृत करते रहना संबंधित है। 376 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। 377 में भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध है। 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध है और 378 का में आंध्र प्रदेश विधानसभा से संबंधित है। 392 में कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। भाग 2 की बात करें तो यहीं भाग 2 में है आपका भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में प्रारंभिक पाठ और निरसन जो संक्षिप्त नाम है उससे संबंधित है। प्रारंभ कब हुआ इससे संबंधित है। 394 का जो है वह हिंदी भाषा के प्रारंभिक पाठ से संबंधित है और 395 यहाँ से निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको हमारा चैनल बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सब यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स। हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स, ताकि प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ताकि हमारे चैनल के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हम चाहते हैं कि आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम अभी आपको संविधान के बारे में पढ़ाए हुए हैं, आगे चल करके हम आपको लॉ की सारी सिलेबस के बारे में धीरे धीरे पढ़ाते चलेंगे। आज हमने संविधान कैप्चर कर लिया, संविधान हमारा ख़त्म हो गया। जो अब आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना यूजी और पीजी क्लेट के लिए इंग्लिश सिलेबस, और साथ में हम लोग अन्य भाग भी इसके पढ़ते रहेंगे जो इससे आपका यूजी पीजी आपका टोटल देख सके। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो हमारा भाग होगा वो हमारा रहेगा फैमिली लॉ, पारिवारिक विधि। और पारिवारिक विधि के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो हमारे कम से कम 8-10 क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, जो क्लेट यूजी क्लेट पीजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अब सब हमारे चैनल के साथ बने रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सीके यादव आप सबके लिए लाया हूँ संविधान में आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों में जो पहली अनुसूची है इसमें राज्य के वर्णन है कि हमारे देश के कुल कितने राज्य होंगे और उसके कितने कुल संघ क्षेत्र होंगे। तो राज्य और संघ क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में उपबंध किया गया है और अनुच्छेद ख जो था वो निराशित कर दिया गया, यहाँ से हटा दिया गया। और भाग ग के बारे में वर्णन करें तो भाग ग में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपसभाध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में जो अध्यक्षता और उपाध्यक्ष होते हैं उसके बारे में विधान परिषद सभापति उपसभापति के बारे में उपबंध दिया गया है भाग ग में। भाग घ की बात करें तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध किया गया है भाग घ में।
भागंगा की बात करें तो भागंगा में भारत के नियंत्रक मालिका परीक्षा के बारे में उपबंध किया गया है। मतलब जितने भी उपबंध हैं आपके, जितने भी उपबंध हैं चाहे वह किसी से भी संबंधित हो, वह उपबंध आपका कहा गया है अनुसूची 2 में। अनुसूची 2 में सभी उपबंध किए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग अनुसूची 3 की। तो जो आपका अनुसूची 3 है, अनुसूची 3 जो है वह शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में संबंधित है। मतलब किसको कौन शपथ दिलाएगा, किस तरीके से शपथ दिलाएगा, यह अनुसूची 3 निर्धारित करता है। अनुसूची 4 की बात करें तो राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब राज्यसभा में कितने स्थान आवंटित करने हैं, इसके बारे में चौथी अनुसूची में वर्णित है। 5वीं अनुसूची की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रक के बारे में उपबंध है। यह अनुसूची 5वीं में संबंधित है। आगे बात करते हैं हम लोग अनुसूची आगे बात करते हैं 6वीं अनुसूची के बारे में, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों से प्रशासन के संबंध में उपबंध है कि जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर किस तरीके का प्रशासन होगा, किस तरीके से देखरेख होगी, इसके बारे में अनुसूची 6 में वर्णन किया गया है। आगे है आप सबका 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें 7वीं अनुसूची में सभी राज्यों के लिए अलग अलग विधान किए गए हैं। 7वीं अनुसूची की बात करें तो 7वीं अनुसूची का जो पहला अनुसूची है, जिसे हम संघ सूची कहते हैं, संघ सूची में कानून बनाने का जो काम है, जो भी कानून बनाई जाती है वह संघ के द्वारा बनाई जाती है। और राज्य सूची में राज्य द्वारा कानून बनाया जाता है, राज्य द्वारा। और जो समवर्ती सूची है इसमें दोनों बना सकते हैं, राज्य भी और संघ भी। कभी कभी क्या होता है कि राज्य की जो कानून होती है वो बढ़िया होता है तो उस कानून को संघ भी मानने लगता है, और कभी कभी संघ की जो होता है उसकी यदि कानून बढ़िया है तो वो सभी राज्यों में उपबंध कर देता है कि आप सभी को यह कानून माननी है। तो इसके बारे में अनुसूची जो है 7वीं वर्णित है कि कौन सा कानून कहाँ पर अलाउड किया जाएगा। अनुसूची 8 की बात करें तो अनुसूची 8 में जो भाषाएं हमारी जो 22 भाषाएं हैं उसके बारे में वर्णन किया गया है हमारा अनुसूची 8वीं में। एक बार क्वेश्चन बना हुआ था कि अनुसूची 8वीं में क्या वर्णन किया गया है, तो अनुसूची 8वीं में 22 भाषाओं का वर्णन है। 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची में आपका वर्णित है कुछ अधिनियम और विनिमय विधि मान्यकरण के बारे में। 10वीं अनुसूची जो सबसे इम्पोर्टेंट है, दल परिवर्तन के आधार पर निरंकाय के बारे में उपबंध। जैसे आप लोग देखते हो ना कि कभी कभी एक व्यक्ति जो सपा से संबंधित है वह बीजेपी में चला जाता है, और कभी कभी बीजेपी का जो व्यक्ति है वह सपा में एंट्री कर जाता है। यह जो दल बदल की प्रक्रिया है यह 10वीं अनुसूची में वर्णित की गई है। तो 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियाँ और उसके प्राधिकरण के उत्तरदायित्व से संबंधित है। 12वीं अनुसूची जो नगर पालिका हैं उनकी जो शक्तियाँ हैं, प्राधिकरण हैं, उत्तरदायित्व है, इसके बारे में 12वीं सूची में वर्णन किया गया है। आप लोग आगे 12वीं अनुसूची पढ़ चुके हैं। आगे आपका है परिशिष्ट। जो यह चीज़ें बनाई गई हैं संविधान व जम्मू कश्मीर को लागू होना, मतलब आदेश 1954 जो जारी किया गया उसमें बताया गया कि यह सभी चीज़ें जो हैं वह अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। संविधान के उन अपवादों और उपांतरणों के जिनकी अधीन संविधान जम्मू कश्मीर राज्य को लागू होता है, वर्तमान पार्ट्स के प्रति निर्देश से पुनर्कथन। उपपाबंद की बात करें तो संविधान 1वां संशोधन अधिनियम 2015 के तहत यह उपबंध किया गया था। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो यह थी हमारी अनुसूचियाँ, इम्पोर्टेंट अनुसूचियाँ, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। धन्यवाद। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम्स, जिसमें आपको PCSJ से लेकर के UG क्लेट और PG क्लेट से संबंधित सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल का नाम है लॉ बीम। जल्दी से सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें हम कल देखेंगे।